अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। 2 मिनट बाद अटेंडेंस शुरू करते हैं। हो सकता है उस वक्त तक पूरी क्लास ज्वाइन कर ले। अफाक अहमद। प्रेजेंट सर। अफाक कैसर। प्रेजेंट सर। अमन जलाल। प्रेजेंट सर। अलीशा नाज।
Yes, sir. Present. आमना नजीर, Yes, sir. अक्सा, Present, sir. अज़का, अज़का, ईमान नईम, ईमान नईम, Present, sir. फिजा नईम, Present, sir. गफरा बतूल, Sir, present. नैन सईद, हसनैन सईद, ईशा शाहिद, फिजा फातिमा। Yes, sir. ईशा शाहिद आपकी अटेंडेंस हो गई है। काशिफ खान, काशिफ खान, खदीजा परवीन, Present, sir. लाइबा हफीज, Present, sir. मलाइका खान, Present, sir. मरियम लियाकत, मरियम लियाकत, मरियम अकमल, Present, sir. मोहम्मद औरंगजेब, Present, sir. निमरा कजाफी, Present, sir. नौमान मुनव्वर, Yes, sir. नूर, नूर, नूर सरोश, राबिहा बख्तियार, Present, sir. रबिया महम, Present, sir. सिदरतुल मुंतहा, सिदरा, सुभान बाबर। Present, sir. सुभान, इतने एब्सेंट के बाद कहाँ से आ गए हो? सर मुझे कुछ पता नहीं था टाइम का कि इस टाइम क्लास होती है, और दूसरा कुछ मेरे इंटरनेट इश्यूज थे। मैंने एक दफा ज्वाइन भी की थी दरमियान में, लेकिन प्रेजेंट के टाइम अटेंडेंस के टाइम नहीं होती थी, स्टार्ट पे और एंड पे। और मुझे पता भी नहीं था कि आप एंड पे भी लेते हैं अटेंडेंस। सुभान, ये तो मैंने सभी को बताया हुआ है। आपने अपने क्लास फेलो से किसी से कुछ भी नहीं पूछा था। नो सर। ये तो मैंने सर अब चल बाकायदा गया आप होगा लोगों को तो मेल। क्लास मिस नहीं होगी। सॉरी, मैंने कहा आप क्लास मिस नहीं होगी, अब चल गया पता। चलें ठीक है, क्योंकि जिस वक्त टाइम चेंज हुआ था उस वक्त मैंने मेल भी कर दी थी आप लोगों को। सैयदा फातिमा जबील, सैयदा फातिमा, यूसुफ अली। Yes, sir. Present. ये दो स्टूडेंट नाम सुन लें जो इस क्लास में एब्सेंट हैं, अगर प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। अज़का, हसनैन सईद, काशिफ खान, मरियम लियाकत। Sir, Mariam Liaquat, present. ओके, मरियम आपकी अटेंडेंस होगी। नूर सरोश, सिदरा, सैयदा फातिमा। राबिहा बख्तियार। राबिया, Yes, sir. ये बताएं लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था?
निमरा कज़ाफ़ी। Yes, sir. ये बताएं लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था? सर लास्ट टाइम हमने कैलोरीमीटर के बारे में पढ़ा था कि हम उससे हीट फ्लो मेजर करते हैं कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। दो टाइप के कैलोरीमीटर्स हमने पढ़े थे, स्पेसिफिक सिंपल कैलोरीमीटर और बॉम्ब कैलोरीमीटर। और स्पेसिफिक हीट फाइंड करते हैं हम उससे। दोनों में सिंपल डिफरेंस क्या कैलोरीमीटर है? में जी बताएं। सर सिंपल कैलोरीमीटर हम हीट चेंज होता है वो हम डायरेक्टली थर्मामीटर से मेजर करते हैं और इसमें कांस्टेंट प्रेशर होता है। और जो हीट फ्लो है वो हमारे पास इंथैल्पी चेंज के इक्वल होता है। और बॉम्ब कैलोरीमीटर में हीट चेंज जो है वो हम डायरेक्ट सिंपल थर्मामीटर से मेजर नहीं करते, उसके लिए हम स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं और वहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम हीट फ्लो मेजर करते हैं। और हीट जो है हमारे पास इंटरनल एनर्जी के इक्वल होती है। निमरा, बम कैलोरीमीटर में भी थर्मामीटर की मदद से हम टेम्परेचर चेंज ही कैलकुलेट करते हैं। दोनों में ही टेम्परेचर चेंज ही कैलकुलेट करते हैं। टेम्परेचर चेंज दोनों में मेजर करते हैं, लेकिन सिंपल कैलोरीमीटर में हम डायरेक्ट मेजर करते हैं और बम कैलोरीमीटर में डायरेक्ट नहीं मेजर कर सकते। हम मीडियम यूज करते हैं, कम जो भी वाटर जो है उसके जरिए हमारे पास टेम्परेचर चेंज जो है वो हासिल होता है। ठीक है, इसके यस बाद सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है नंगा। इसके बाद खदीजा। यस सर। जी खदीजा, इसके अलावा हमने कल लास्ट लेक्चर में क्या स्टडी किया था? सर इसके अलावा हमने स्टैंडर्ड हीट्स ऑफ फॉर्मेशन पढ़ी थी और इसके अलावा हमने सर बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी पढ़ा था। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सर एक मिनट। सर जो हमारे पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ना, ये वो एनर्जी है जो हम ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं। और जो हमारे पास स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है, ये एक सब्सटेंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती है हमें। इसके बाद यूसुफ यूसुफ अली। यूसुफ अली क्लास के सीआर। Yes, sir. जी यूसुफ, इसके अलावा हमने क्या स्टडी किया था? लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की कैलकुलेशन जो है उसके बारे में स्टडी किया था। इसके साथ हमने स्टडी किया था कि जिस वक्त हम किसी भी गैस को बर्न करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास जो हीट रिलीज होती है, जिसको आप लोग बर्निंग के दौरान गैस का यूज करते हो, तो उस कंडीशन में जो हीट रिलीज होती है उसको हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, उसके Yes, न्यूमेरिकल sir. से। तो किस जगह पे जाके ज्यादा स्टेबल होते हैं वो भी हमने स्टडी किया था। ठीक है, इसके साथ हमने ये भी बताया था कि कौन सा कंपाउंड यानी कि रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है या प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है। जिस वक्त आप लोगों को कोई भी रिएक्शन होता है और उसको हम किस तरह बता सकते हैं कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है, वो हमने एनर्जी की बेस पर बताया था कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा कंपाउंड जो है वो कम स्टेबल है। अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा हो और प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो तो उस कंडीशन में
एनर्जी जो है वो रिलीज होती है और उस कंडीशन में प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट से ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में बनता है। और उस कंडीशन में एनर्जी रिलीजिंग का मतलब है कि उसने जितनी भी ज़्यादा एनर्जी थी जो एक्सिस थी जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम थी वो रिलीज कर दी। ठीक है, इसके साथ हमने ये स्टडी किया था कि डिफरेंट गैसेस को हम बर्न करते हैं तो डिफरेंट गैसेस को बर्न करने की वजह से हमारे पास डिफरेंट अमाउंट में हीट रिलीज होती है। क्यों, ये तो आप लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि बॉन्ड जिस वक्त बनता है तो उस कंडीशन में उनके दरमियान एनर्जी जो है वो ऑब्जॉर्ब हो जाती है। यानी कि बॉन्ड एनर्जी जो है वो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी की सब टाइप है, सब क्लास है। और जिस वक्त हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो उस कंडीशन में जो उसके दरमियान एनर्जी स्टोर्ड होती है वो भी रिलीज होती है। और उस रिलीजिंग की बेस पर हम बताते हैं कि किसके दौरान स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और किसके दरमियान वीक बॉन्ड है। तो जिसमें से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी इसका मतलब है कि वो उतना ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और जितनी ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा इसका मतलब ये भी है कि वो उतने ही ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और अगर ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है तो इसका मतलब ये भी है कि उस रिएक्शन के ज़्यादा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। जी अलीशा। सर हम लोगों ने फैक्टर्स के बारे में भी पढ़ा था कि बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी के फैक्टर्स कौन से होते हैं कि अगर बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करता है वो जिस तरह बॉन्ड ज़्यादा होते जाते हैं मतलब सेकेंड या थर्ड बॉन्ड बनता जाता है तो बॉन्ड लेंथ छोटी होती जाती है और बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता जाता है और फिर एनर्जी भी कम रिलीज होगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी आकाश। सर प्रोडक्ट एनर्जी अगर रिएक्टेंट से एनर्जी से ज्यादा हो तो ये रिएक्टिविटी हाई करेगी। लाइक कार्बन और हाइड्रोजन अगर रिएक्टेंट है जैसे आपने पढ़ाया था और एसिटाइलिन हमारे प्रोडक्ट है इसमें एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। जी जी, तो ये मैं और सर हमने जस्ट रिवीजन इसलिए करवाता हूँ ताकि हर स्टूडेंट के माइंड में पिछला जो लेक्चर है वो टोटल आप लोगों के माइंड में आ जाए और साथ में आप लोग इस चीज़ की तैयारी करो, क्योंकि यस अदरवाइज अगर मैं सर नहीं और पूछता। हमने जी कब। सर हमने ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में पढ़ा था कि इसके 3 फैक्टर हमने पढ़े थे जिसमें सबसे पहले हमने मल्टीपल बॉन्ड पे बॉन्ड देखने अगर सिंगल फोकस बॉन्ड करना है है। तो बिल्कुल सर उसमें हमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और डबल बॉन्ड और थर्ड ट्रिपल बॉन्ड हो तो ज्यादा एनर्जी की। और इसके बाद हमने न्यूक्लियाई के रेडियस को डिफरेंस को देखना था। अगर ज्यादा हो तो हमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और अगर वो नजदीक हो तो फिर हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और इसके ठीक लास्ट है, पे हमने बिल्कुल आपने ठीक। कहा था हमने इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस हमने देखना है। जितना ज्यादा होगा फिर उतनी एनर्जी ज्यादा लगेगी। और सर ठीक है, हमने बिल्कुल उसके ठीक। बाद जो हमने कैलकुलेशन करनी थी वो रिएक्टेंट की एनर्जी को हमने माइनस करना था प्रोडक्ट की या प्रोडक्ट को हमने माइनस करना था रिएक्टेंट की एनर्जी से। और ठीक हमें है, ये बिल्कुल। गैसेस की फॉर्म स्ट्रक्चर को ये रिव्यू करना है कि बॉन्ड हमारे पास किस तरह का स्ट्रक्चर है उनके पास हमें उसको मतलब उसके हिसाब से मोल को मल्टीप्लाई करके डिफाइन करना था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप लोगों के पास इसमें से क्वेश्चन किस तरह आ सकता है, तो यानी कि मैंने किस तरह क्वेश्चन देना है पेपर में। मैं ये कहूँगा कि डिफरेंट जिस तरह मॉलिक्यूल गिवन होंगे, जिस तरह मैं पेपर में दे दूँ HI दे दूँ, इसके साथ HCl दे दूँ, इसके साथ जो है HS दे दूँ और आप लोगों से पूछूं कि ये बताओ कि इनमें से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हायर किसकी है और लोअर किसकी है और उसकी रीज़न क्या है। तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इन फैक्टर की बेस पर ही उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और उसके रीज़न बतानी है कि इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है और इसकी रीज़न ये है। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप लोग इन कंपाउंड को जो गिवन कंपाउंड हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में लिखें कि जितनी उनके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रिक्वायर्ड है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है उसको डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लिखें और उसको साथ में उसके रीजन भी बताएं। इस तरह मैं इसमें से क्वेश्चन कर सकता हूँ। जी मोहम्मद औरंगजेब।
सर ये इसकी वैल्यूज तो याद नहीं ना करनी ये नहीं जो नहीं, इसकी जैसे आप लोगों को ये पता होना चाहिए किसकी ज्यादा होती है और किसकी कम होती है और इसकी रीजन क्या है। वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो रट्टा टाइप आ जाता है यार। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। क्योंकि अगर न्यूमेरिकल आता है तो उस कंडीशन में ये टेबल ही आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा कि आप लोग इसकी मदद से न्यूमेरिकल को सॉल्व करके उसकी एनर्जी को कैलकुलेट करें। ठीक है, इसके जी अलावा ठीक है। पीछे जो न्यूमेरिकल हैं उनमें से मैं कोई सा ये पूछ सकता हूँ कौन सा ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है, कौन सा कम स्टेबल प्रोडक्ट है। क्योंकि दोनों, अगर जिस तरह इसकी बात करते हैं इसमें मीथेन गैस भी बन सकती है, साथ में एसिटाइलिन गैस भी बन सकती है, इसके अलावा कोई और गैस भी बन सकती है। जिस तरह यहाँ पर जो है इसके साथ ही इथाइलिन भी प्रोड्यूस की है, उसमें भी कार्बन हाइड्रोजन ही है, एसिटाइलिन में भी कार्बन हाइड्रोजन ही है, और मीथेन गैस बनाते हैं तो उस कंडीशन में भी कार्बन हाइड्रोजन से ही मिलकर बनते हैं, लेकिन तीनों की स्टेबिलिटी डिफरेंट है। ठीक है, अब एक में एनर्जी जो है एसिटाइलिन के केस में ये एनर्जी है, और इथाइलिन के केस में आपके पास ये एनर्जी हासिल होती है, और मीथेन गैस को जिस वक्त आप लोग बनाते हो तो उस कंडीशन में आपके पास ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जी सर, तो मैं आप लोगों से ये पूछ सकता हूँ कि आप लोगों के पास इंग्रेडिएंट यानी कि बेसिक एलिमेंट जो हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इसकी मदद से 3 प्रोडक्ट बनते हैं, और उनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, और उसकी रीजन बताएं। ठीक है, मैंने आप लोगों से इस तरह के क्वेश्चन करना है। जी सर, कुछ पूछना है? जी सर ये डाउन द ग्रुप अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है तो जो फ्लोरीन टू फ्लोरीन बॉन्ड है उसकी डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए ना, और क्लोरीन टू क्लोरीन की कम होनी चाहिए, लेकिन उसकी क्लोरीन टू क्लोरीन की डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है, तो इसमें डिस्क्रिपेंसी क्यों आ रही है? फ्लोरीन टू फ्लोरीन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो कम है और क्लोरीन क्लोरीन की ज्यादा है, यही क्वेश्चन है आपका? जी सर। आपने ये भी तो देखा, आपने सबसे पहला काम जो मैंने आपको बताया था वो ये था कि आपने सबसे पहले डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देखना है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड को देखना है। ठीक है, अब इसका मतलब है दोनों में सिंगल बॉन्ड ही है, इसलिए हम इसको जस्टिफाई उसकी बेस पर नहीं कर सकते। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा जो आता है वो आता है एटॉमिक रेडियस की बेस पर। इसके साथ आप लोगों ने एक और चीज भी पढ़ी थी हेलोजन के केसेस में और नोबल गैसेस के केसेस में, कि जिस वक्त इनका एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में इनके दरमियान पोलैरिटी भी इंड्यूस होती है, यानी कि इनका इलेक्ट्रॉन जो है, जिस तरह आप लोग मेटालिक बॉन्ड पढ़ते हो, मेटालिक बॉन्ड में बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है जो आसानी से मूव कर सकता है, और उसी की वजह से एटम्स जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। इसी तरह है जी सर। मेटालिक बॉन्ड जो होता है उसमें अलग जो भी एटम है, जिस तरह सोडियम है, अब सोडियम सोडियम के साथ इसलिए अटैच होता है क्योंकि उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से मूव कर सकता है, जिसकी वजह से एक पर प्लस चार्ज आ जाता है एक साइड पर, दूसरी साइड पर जिस साइड पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे उस साइड पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उसकी वजह से उनके दरमियान इंट्रैक्शन होती है, और उसी की वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है मेटल की। इसी तरह है ना, जी सर। यहाँ पर जिस वक्त हम बात करते हैं एटॉमिक साइज की तो उस कंडीशन में क्लोरीन का एटॉमिक साइज ज्यादा होता है, क्लोरीन का कम होता है, जिसकी वजह से ये जो क्लोरीन है इसमें इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस होता है, यानी कि एक साइड पर प्लस चार्ज एक साइड पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, जिसकी वजह से इनके दरमियान इंट्रैक्शन जो है वो भी ज्यादा होती है। जिस तरह अगर आप सोडियम क्लोरीन की बात करते हो तो क्लोरीन का साइज सपोज ये है दोनों का, और इनकी वजह से इनके दरमियान बॉन्ड बना हुआ है,
अब जिस वक्त फ्लोरीन की बात करते हैं तो हमारे पास इसका साइज ऑलमोस्ट ये मैं सपोज आप लोगों को कर रहा हूँ, ठीक है। जिस वक्त ये बॉन्ड बना हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से, शेयरिंग की वजह से बना हुआ है कि ये क्लोरीन का एटम इलेक्ट्रॉन और ये एक इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और आप लोगों ने ये भी पता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह सर्कुलेट कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। तो बाद इस तरह का चांस आता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, इसमें ये इलेक्ट्रॉन एक साइड पर ज्यादा हो जाए और दूसरी साइड पर कम हो जाए, यानी कि ये बॉन्ड जो बना हुआ है इसमें ये इलेक्ट्रॉन इस तरह रोटेट हो रहे हैं। अब हो सकता है ये इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर हो और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आ जाए। अब इस कंडीशन में इधर वाली साइड पर जो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ज्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से इस पर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है। और इस साइड से इलेक्ट्रॉन अवे हैं, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन भी इस साइड पर आया है, इसका इलेक्ट्रॉन भी इस साइड पर आया है। अब इस साइड पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस वजह से यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वेरी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए इंड्यूस होगा। अब ये जो पार्शियल चार्ज इंड्यूस होते हैं, इनकी वजह से इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन या अट्रैक्शन जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाती है, और उसी फोर्सेस की वजह से इन बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके साथ फिर दूसरा क्लोरीन जो है वो भी इसके साथ अटैच होगा, उसके बाद फिर तीसरा क्लोरीन जो है वो अटैच होगा, और इस तरह ये चेन लेंथ बना देंगे। तो इसका मतलब है कि इनके बॉन्ड को ब्रेक करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि कोवलेंट बॉन्ड की निस्बत जर्नली, यानी कि हर एक के लिए नहीं है, ये मैं जर्नली बता रहा हूँ, कोवलेंट बॉन्ड की निस्बत आयोनिक बॉन्ड जो हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज करने का मतलब है कि इनके दरमियान बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। लेकिन जिस वक्त हम क्लोरीन की बात करते हैं तो उसका एटॉमिक साइज बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के करीब होते हैं, और जितने ये न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होंगे, इसका मतलब है कि न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को उतनी ही ज्यादा फोर्स के साथ अपने तरफ अट्रैक्ट करना है, और जिस वक्त न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब है कि डिस्टॉर्शन क्रिएट नहीं होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं होगा। और जिस वक्त पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट नहीं होगा, इसका मतलब है कि इनके दरमियान इंटरेक्शन वही रहनी है जो सिंपल है, ठीक है। और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो दोनों में सेम है, यानी कि इस साइड पर क्लोरीन है, इस साइड पर क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बैलेंस हो गई है। इसी तरह जिस वक्त हम फ्लोरीन की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में भी दोनों साइड पर फ्लोरीन एटम ही है, इसका मतलब है कि वो भी बॉन्ड जो है वो भी नॉन पोलर बॉन्ड है, यानी कि दोनों साइड पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 0 है। जस्ट क्लोरीन के केस में डिस्टॉर्शन क्रिएट हो सकती है, जिसकी वजह से उसमें इंट्रैक्शन जनरेट हो जाती है, और जिस वक्त इंट्रैक्शन जनरेट होगी, इसका मतलब है तो उनके दरमियान बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। और जिस वक्त बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो इसका मतलब है कि उनको ब्रेक करना उतना ही मुश्किल होगा, और इसी वजह से हम इनको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जी सर, ये बात क्लियर है? जी सर, आगे समझ। ठीक है। इसके बाद आज आप लोगों ने जो पढ़ना है, ये हमने पढ़ लिया था लास्ट टाइम। आज हमने पढ़ना है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो खुद ब खुद होते हैं, या जिनको एक दफा स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं।
जिस तरह मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मुझे एक दफ़ा टाइम टेबल मिल गया है, शेड्यूल मिल गया है कि आपने पूरे सेमेस्टर इन स्टूडेंट को पढ़ाना है, ठीक है। जिस तरह आप लोगों को N1 सेक्शन है, तो मुझे यानी कि टाइम टेबल मिल गया है, मुझे पता है, मुझे जस्ट इनिशियल बता दिया है कि आपने N1 PC2 के N1 सेक्शन को पढ़ाना है। अब मैं पूरे सेमेस्टर तक आप लोगों को कंटिन्यूसली पढ़ाता रहूँगा, आप लोग चाहे पढ़ें चाहे ना पढ़ें, लेकिन मुझे इसी टाइम टेबल के मुताबिक आप लोगों को पढ़ाना है। अब इसका मतलब है कि मेरा जो सिस्टम है वो स्पॉन्टेनियस है। जी सर। सर कुछ नहीं पूछना, वो पहले से खड़ा है हाथ। ठीक है, इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो वो हैंड रेस जो है वो खत्म हो जाएगा। जी सर, हो गया। इसका मतलब है कि मेरा जो वे है, मैं यानी कि जो पढ़ा रहा हूँ, मेरा सिस्टम जो है वो स्पॉन्टेनियस है। इसके साथ दूसरा होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसको चलाने के लिए, रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए बार बार एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ती है। जिस तरह आप लोग पढ़ते हो, आप लोगों का सिस्टम जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसके लिए बार बार मुझे कहना पड़ता है कि काइंडली पढ़ लो, तैयारी कर लो। उसके साथ फिर जो आप लोगों का मिड जो है वो आते हैं, क्विज़ेस आते हैं, वो आप लोगों को सोर्स मिलते हैं कि भाई आप लोगों ने पढ़ना है, आप लोगों ने तैयारी करनी है। अगर ये चीज़ ना हो तो आप लोगों ने पढ़ना ही नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ यही कहना है कि हम बाद में देखेंगे, जिस वक्त पेपर आएंगे उस वक्त देखेंगे। इसी तरह होता है ना। इसका मतलब है कि आप लोगों के स्टडी का वे जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है और मेरा पढ़ाने का जो वे है वो स्पॉन्टेनियस है। मेरा जो सिस्टम है पढ़ाने का वो स्पॉन्टेनियस है और आप लोगों का पढ़ने का सिस्टम जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। कुछ स्टूडेंट का स्पॉन्टेनियस भी होता है, यानी कि ये वो स्टूडेंट होते हैं जो लेक्चर अटेंड करते हैं, अटेंड करने के बाद उसको दोबारा से रीड आउट करते हैं, उसको पढ़ते हैं, यानी कि जो आप लोगों का लेक्चर होता है उसको साथ साथ उसकी तैयारी करते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो हैं वो स्पॉन्टेनियस में आते हैं। अब आप लोगों के पास जब भी रिएक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में हम इंथाल्पी और इंट्रोपी की बेस पर बताते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, और वो किस तरह बताते हैं वो थोड़ी देर बाद हम बाद में डिस्कस करते हैं। इससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इंथाल्पी के बारे में तो आप लोगों ने स्टडी कर लिया है। अब आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इंट्रोपी है, कि इंट्रोपी के बारे में आप लोगों को पता होगा, तभी आप लोग इंथाल्पी और इंट्रोपी में डिफरेंशिएट कर सकते हो, तभी आप लोग बता सकते हो कि इंथाल्पी ज़्यादा होगी या इंट्रोपी ज़्यादा होगी। वो क्या कंडीशन है जिस वक्त इनकी वैल्यू प्लस में होगी और किन कंडीशन में इनकी वैल्यू जो है वो माइनस में होगी, ठीक है। जिस इंट्रोपी हम बेसिकली कहते हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान रैंडमनेस को। तो जिस तरह आप लोगों का फाइनल पेपर हो और आप लोगों को कह दिया जाएगा आप लोगों का फाइनल पेपर है और आप लोगों इस रूम में आप लोगों ने बैठना है, तो आप लोगों का सिस्टम रैंडमनेस होगा, यानी कि आप लोगों ने इस तरह बैठना है कि जो ग्रुप में है, जिस तरह 4 स्टूडेंट या 5 स्टूडेंट का ग्रुप बना होता है जो कहते हैं कि भाई हमने एक दूसरे के साथ चीटिंग करनी है, कम्युनिकेट करना है, तो वो एक साथ बैठ जाते हैं अपनी मर्जी से। और कोशिश यही होती है आप लोगों की कि चीटिंग हो सके, हमें कुछ ना कुछ जो है क्लू मिल सके फाइनल पेपर में। इसका मतलब है जो आप लोगों के रोल नंबर की तरतीब है, आप लोग उस पैटर्न के साथ नहीं बैठते, आप लोग अपनी मर्जी से बैठते हैं क्लास के दौरान, मिड के दौरान या फाइनल के दौरान, तो उसको हम कहेंगे कि ये आप लोगों की क्लास जो है वो बेतरतीब है, उसमें रैंडमनेस है।
इसी तरह मॉलिक्यूल्स अगर एक दूसरे के साथ एक तरतीब के साथ अटैच नहीं होते, एक पैटर्न के साथ एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते, इसका मतलब है कि उसमें रैंडमनेस है। अगर वो एक दूसरे के साथ एक तरतीब के साथ अटैच होंगे तो इसका मतलब है कि उनमें रैंडमनेस नहीं है, उनमें ऑर्डर है। ठीक है। और रैंडमनेस आती किस तरह है कि जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में उनमें रैंडमनेस ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि हर मॉलिक्यूल ये समझता है कि हमारे पास इतनी एनर्जी हासिल हो चुकी है कि हम हर काम अपनी मर्जी से कर सकें। रैंडमनेस जो है, सबसे ज्यादा ऑर्डर मॉलिक्यूल जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, उसके बाद लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और सबसे कम ऑर्डर जो है वो गैस फॉर्म में होता है। जिस तरह आपके पास आइस है, अब ये 3 स्टेट या फिजिकल अपीयरेंस में आप लोगों को शो होती है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। जिस वक्त हम सॉलिड की बात करते हैं तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, और जिस वक्त मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच होंगे इसका मतलब है कि वो एक दूसरे के साथ स्पेसिफिक ऑर्डर में है। और जिस वक्त आप लोग उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बाद वो सॉलिड से मेल्ट होते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, तो उस कंडीशन में उनके रैंडमनेस जो है वो इंक्रीज होती है। इसका मतलब है कि उनकी इंट्रॉपी जो है वो इंक्रीज होती है, उनका जो पैटर्न था एक दूसरे के साथ अटैच होने का वो खत्म होता है। इसके बाद मजीद अगर आप लोग लिक्विड से गैस फेज में कन्वर्ट करते हो तो उस कंडीशन में उनकी इंट्रॉपी और ज्यादा इंक्रीज होती है। इसका मतलब है कि जब भी हम किसी भी सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में उनकी इंट्रॉपी जो है वो इंक्रीज होगी, उनमें रैंडमनेस जो है वो ज्यादा जनरेट होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है? जी सर। ये हम इस तरह भी मिसाल ले सकते हैं, जिस तरह कुछ स्टूडेंट जो हैं वो ये समझते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, और वो कहते हैं कि टीचर को भी कुछ नहीं आता है, बस जो कुछ आता है मुझे ही आता है, टीचर को कुछ भी नहीं आता है। और इस वजह से वो ना ही टीचर की क्लास को अटेंटिवली अटेंड करते हैं, और ना ही सर जो टीचर है उसकी बातों पर गौर करते हैं। वो कहते हैं बस हमारे पास बहुत कुछ है, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। टीचर को भी नहीं आता जितना हमें आता है। तो वो बेसिकली रैंडमनेस होता है, और रैंडमनेस की वजह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती है। वो मॉलिक्यूल्स जिनके दरमियान एंट्रोपी ज्यादा होगी, इसका मतलब है उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी या वीक होंगी। ठीक है, ये चीज क्लियर है? जी सर। अब हम जब भी रिएक्शन के बारे में, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में बताते हैं तो उसकी हम बेसिकली कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें हमारे पास डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी कहते हैं इसको, डेल्टा जी को हम गिव्स फ्री एनर्जी कहते हैं, और इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ये आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म है इसकी, जिसके जरिए आप लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हो और उसके जरिए आप लोग बताते हो कि आप लोगों का रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। आप लोगों के पास अगर डेल्टा जी की वैल्यू हासिल होती है प्लस फॉर्म में, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर आप लोगों के पास डेल्टा जी की वैल्यू प्लस फॉर्म में हासिल होती है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा। सर एक दफा दोबारा बताइए।
अगर आप लोगों के पास डेल्टा जी की वैल्यू प्लस में हासिल होती है, इसको सॉल्व करने के बाद आप लोगों के पास आंसर जो है वो प्लस में हासिल होता है, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। और अगर आप लोगों को इस मैथमेटिकल फॉर्म को सॉल्व करने के बाद आंसर जो है वो नेगेटिव में हासिल होगा, इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है। ये चीज क्लियर है? जी सर क्लियर है। अब किस कंडीशन में ये स्पॉन्टेनियस होगा, किस कंडीशन में नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, वो डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास डेल्टा एच की वैल्यू प्लस में है, माइनस में है, या कम प्लस में है, कम माइनस में है, या फिर डेल्टा एस की वैल्यू वो आपके पास प्लस फॉर्म में है या नेगेटिव फॉर्म में है। क्योंकि उसको ही आप लोग जिस वक्त कैलकुलेट करोगे तभी आप लोगों के पास इसका आंसर प्लस में या माइनस में हासिल होगा। इसी तरह है, इसका मतलब है अगर आप लोगों के पास h की वैल्यू प्लस में हो और s की वैल्यू भी प्लस में हो, यानी कि जिस तरह इसकी वैल्यू जो है वो +5 हो और इसकी वैल्यू जो है वो +3 में हो, तो उस कंडीशन में अगर डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा है और टी डेल्टा एस की वैल्यू कम है, तो आपके पास वैल्यू जो है वो प्लस फॉर्म में हासिल होगी। अब जिस तरह ये टी डेल्टा एस की वैल्यू जो है सपोज +3 है, टी की वैल्यू सपोज हम जो है वो कंसीडर करते हैं 1। अब 1 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हासिल होगा। डेल्टा एच की वैल्यू 5 है, तो हमारे पास जिस वक्त इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करते हैं तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है 5 - 3। अब इसमें से हमारे पास आंसर जो है वो +2 हासिल होता है। इसका मतलब है कि अगर आप लोगों के पास डेल्टा एस जो है वो भी प्लस में हो और डेल्टा एच जो है वो भी प्लस में हो और इसके साथ डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस से ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू प्लस फॉर्म में हासिल होगी। और जिस वक्त डेल्टा जी की वैल्यू प्लस फॉर्म में हासिल होगी, इसका मतलब है कि आप लोगों का रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसके साथ दूसरा फैक्टर कि आप लोगों के पास डेल्टा एच जो है वो भी प्लस फॉर्म में है, डेल्टा एस जो है वो भी प्लस फॉर्म में है, लेकिन टी डेल्टा एस की वैल्यू ग्रेटर देन डेल्टा एच है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव फॉर्म में हासिल होगी। अब इसकी एग्जांपल हम किस तरह ले सकते हैं? इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि आप लोगों के पास सपोज डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो +5 है और डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो +7 है और टी की वैल्यू 1 ही है। अब इस कंडीशन में भी दोनों प्लस फॉर्म में ही है, लेकिन इस कंडीशन में टी डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन डेल्टा एच है। अब किस तरह है, अब ये इसको हम दोबारा से सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो 5 - 7 बनती है, क्योंकि 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आएगा और ये माइनस का साइन यहाँ पर लिखा है। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो वैल्यू हासिल होती है वो -2 है। अब माइनस का साइन आया है, इसका मतलब है कि ये रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अब हमने 2 फैक्टर स्टडी किए हैं जिसमें दोनों में अगर डेल्टा एच और डेल्टा एस प्लस हो तो उस कंडीशन में हमारे पास एक केस में जो है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा और एक केस में जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। स्पॉन्टेनियस उस वक्त होगा जिस वक्त डेल्टा एच की वैल्यू नॉन स्पॉन्टेनियस उस वक्त होगा जिस वक्त डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन टी डेल्टा एस होगी, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा।
और अगर आप लोगों के पास टी डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा एच से ग्रेटर होगी तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा। ये दो फैक्टर हमने स्टडी किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर क्या आते हैं, ये उस कंडीशन में है जिस वक्त ये दोनों ही प्लस फॉर्म में। अब नेक्स्ट फैक्टर ये है कि अगर आप लोगों के पास दोनों ही नेगेटिव फॉर्म में हो तो उस कंडीशन में आपके पास क्या वैल्यू हासिल होती है कि ये जो है वो भी नेगेटिव फॉर्म में हो और ये वैल्यू एस की जो है वो भी नेगेटिव फॉर्म में। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास डेल्टा जी जो है वो माइनस में होगी या प्लस में होगी, वो भी डिपेंड करता है कि जिस वक्त आप लोगों के पास डेल्टा एस नेगेटिव फॉर्म में होगी तो इस नेगेटिव को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगी। और उस कंडीशन में आप लोगों के पास टी डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर है या डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर है। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि आपके पास आंसर प्लस में आएगा। अगर डेल्टा एच की वैल्यू माइनस में ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि उस कंडीशन में आप लोगों के पास आंसर जो है वो माइनस में आएगा। ठीक है, अगर माइनस में डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर है इसका मतलब है कि आप लोगों का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और अगर टी डेल्टा एस की वैल्यू माइनस में ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि आप लोगों के पास रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। और इसके साथ अगर आप लोगों के पास एच जो है वो प्लस फॉर्म में हो और एस जो है वो नेगेटिव फॉर्म में हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस ही होगा, क्योंकि डेल्टा एस नेगेटिव फॉर्म में है तो उस नेगेटिव को इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा और डेल्टा एच जो है वो भी प्लस में है। दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो प्लस में ही हासिल होगा। और इस परफॉर्मेंस के दौरान हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर को चेंज नहीं करते हैं। और इस तरह हम डेल्टा जी की मदद से ये बता सकते हैं कि आप लोगों का रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और इसकी बेस पर हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। कि रिएक्शन होगा, खुद ब खुद होगा या उस पर एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ अगर आप लोगों के पास दोनों की वैल्यू 0 के इक्वल आती है, सपोज डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आती है तो उस कंडीशन में ये रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेज में होगा। इक्विलिब्रियम स्टेज का मतलब है कि उस कंडीशन में रिएक्शन ना ही आगे की तरफ मूव कर रहा है ना ही पीछे की तरफ मूव कर रहा है, ना ही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है ना ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, वो एक स्टेज पर रुक गया है। और उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम स्टेज पर ये जो डेल्टा जी है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी। अब डेल्टा जी की वैल्यू 0 को इक्वल होगी इसका मतलब है कि ये वाला फैक्टर जो है वो भी 0 के इक्वल होगा। और जिस वक्त डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच 0 का इक्वल होगा तो हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं। अब रीअरेंज किस तरह कर सकते हैं, अगर ये वैल्यू जो माइनस में है अगर इसको हम इस साइड पर लेकर जाते हैं तो उस कंडीशन में ये वैल्यू हमारे पास प्लस में हासिल होगी। यानी कि आप लोगों के पास ये इक्वेशन बनती है डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस। अगर इसको मजीद हम रीअरेंज करें तो उस कंडीशन में हमारे पास ये इक्वेशन हासिल होती है T इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा एस। ठीक है,
इसका मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उसका फैक्टर इन दोनों पर होता है। जिस तरह आप लोगों ने देखा था कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होती है, और जिस वक्त एंट्रोपी इंक्रीज होगी इसका मतलब है कि डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू जो है वो ज्यादा है, इंक्रीज होगी इसके रिलेटिव जो है। और इसके साथ ही आप लोगों के पास इंथाल्पी चेंज जो है उसमें भी सेम लिहाज से, सेम फैक्टर के लिहाज से चेंज हासिल होता है, यानी जितनी एंट्रोपी चेंज होगी उसके साथ ही उतनी ही इंथाल्पी चेंज आप लोगों के पास हासिल होगी। अगर डेल्टा एच जो है वो 7 है तो इसका मतलब है कि डेल्टा एच की वैल्यू भी ऑलमोस्ट 7 ही होगी, यानी कि दोनों के चेंज की वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही होगी। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। जी कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो सर। हाँ सर, आ गया समझ। इसके साथ बुक में कुछ एग्जांपल दी हुई है, बुक है ना सॉफ्ट फॉर्म में सभी के पास? यस सर। है हमारे पास। इसमें पेज नंबर 340 इसमें एग्जांपल दी हुई है कि जिस वक्त आप लोग एसिटाइलिन को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हो तो उस कंडीशन में दो ब्रोमीन टर्मिनल कार्बन के साथ अटैच हो जाते हैं। एक मिनट में यहाँ पर डायग्राम बना लिख कर बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है कि जिस वक्त आप लोग ब्रोमीन का रिएक्शन करते हो तो आप लोगों के पास ये प्रोडक्ट बनता है BrCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। ये आप लोगों के पास जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, ये आप लोगों के पास गैस फॉर्म में है, और ब्रोमीन जो है वो भी आप लोगों के पास गैस फॉर्म में। और आप लोगों से पूछा गया है कि इसमें एंट्रोपी जो है वो प्लस फॉर्म में है या नेगेटिव फॉर्म में, यानी कि एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो रही है या एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज हो रही है। जी कौन बताएगा कि एंट्रोपी किस में इंक्रीज हो रही है किस में डिक्रीज हो रही है? अमन जलाल। अमन जलाल। गफरा बतूल। गफरा बतूल। सर मैं बताऊं? ये क्लास छोड़कर कहाँ गए हुए हैं? नहीं असल में मैं ये भी चाह रहा हूँ ना कि मुझे भी पता चले कितने स्टूडेंट हैं जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि क्लास पार्टिसिपेशन में जस्ट उनको ही नंबर मिलेंगे जो क्लास अटेंड करेंगे, और जो ये गायब हो जाते हैं उनको क्लास पार्टिसिपेशन में कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे।
लाइबा हफीज, लाइबा हफीज, निमरा, निमरा कजाफी। यस सर। जी निमरा, इस रिएक्शन में एंट्रोपी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? जी राबिया, रबिया माम। यस सर। जी सर इसमें डिक्रीज होगी क्योंकि ये गैसियस से लिक्विड में जा रहा है, तो जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जरा स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, इसलिए एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और जिस वक्त एंट्रोपी डिक्रीज होगी तो उस कंडीशन में इसमें डेल्टा एस की वैल्यू और नेगेटिव में होगी, क्योंकि ये एनर्जी को रिलीज कर रही है। ठीक है, जब भी सर कोई लिक्विड भी फॉर्म में स्पीशीज, मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो है वो अरेंज्ड फॉर्म में हो जाते हैं ना, इसलिए उसकी जो रैंडमनेस है वो कम हो रही है, कम इसलिए हो भी जाएगी। ठीक है, एंट्रोपी बिल्कुल का ठीक है, रिलेटिव है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जब भी आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल गैस फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट होगा तो उस कंडीशन में उनके दरमियान रैंडमनेस डिक्रीज होगी, और जितनी रैंडमनेस डिक्रीज होगी इसका मतलब है कि एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीजिंग का मतलब है कि उसके साथ एंट्रोपी चेंज की वैल्यू जो है वो नेगेटिव फॉर्म में आपके पास हासिल होगी। क्योंकि एंट्रोपी चेंज बेसिकली आप लोग फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू कैलकुलेट करते हो, और फाइनल वैल्यू कम हो रही है, इनिशियल वैल्यू ज़्यादा थी, जिसकी वजह से आप लोगों के पास डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव फॉर्म में हासिल होगी। इसके साथ ही एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें आप लोग एसिटाइलिन का रिएक्शन करते हो हाइड्रोजन के साथ, और आप लोगों के पास हासिल होता है इथेन गैस। तो उस कंडीशन में आपके पास एंट्रोपी जो है वो प्लस में होगी या माइनस में होगी? सर अगेन क्वेश्चन रिपीट करें। मैंने कहा अगर आप लोग रिएक्शन करते हो एसिटाइलिन का, एसिटाइलिन यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। एसिटाइलिन की स्ट्रक्चर जो है ये आपके पास प्रोडक्ट बनता है। तो इस केस में एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सर इस केस में एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है क्योंकि जो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कम है। दोनों प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स गैसियस स्टेट में है ना, तो फिर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को देखते हैं। जब नंबर ऑफ मोल्स गैसेस के कम हो जाएंगे तो उसमें ज़्यादा रैंडमनेस क्रिएट हो जाएगी, तो एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। ये इसके अलावा कोई और बता सकता है? सर इसमें एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज ही करेगी। कंफर्म है? जी सर। एंट्रोपी बेसिकली फिजिकल अपीयरेंस पे भी डिपेंड करती है, इसके साथ ये भी डिपेंड करती है कि इसके अंदर मॉलिक्यूल कितने हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं।
अगर Yes. नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं उस कंडीशन में एंट्रोपी इंक्रीज होगी, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होते हैं तो उस कंडीशन में एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है। अब इस केस में अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन के हैं, 1 मोल एसिटाइलिन का है। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट वाली साइड पर हमारे पास 3 मोल। ठीक है। और जिस वक्त हम चेक करते हैं प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट वाली साइड पर हमारे पास सिर्फ 1 मोल है। अब 1 मोल ज्यादा, अब ये भी है कि यहाँ पर भी ये भी गैस फेज में है, ये भी गैस फेज में है, और प्रोडक्ट जो है वो भी गैस फेज में है। अब इस गैस फेज में ज्यादा मालिक्यूल है, इधर जो है सिंगल मालिक्यूल है। अब रैंडमनेस जाहिर है उसकी वजह से ज्यादा होगी जहां पर क्वांटिटी ज्यादा होगी, और जहां पर क्वांटिटी कम होगी वहां पर जो है रैंडमनेस भी कम होगी। जिस तरह एक क्लास में जो है 100+ स्टूडेंट हो और एक क्लास में 30 स्टूडेंट हो, अब जो 30 स्टूडेंट है वो आसानी से पढ़ सकते हैं, और जिसमें 100+ स्टूडेंट होंगे वो आसानी से किस तरह पढ़ेंगे, उन्होंने तो कभी कोई बोलेगा क्लास के दौरान, कभी किसी ने बातें करनी है, कभी किसी ने बात करनी है, जिसकी वजह से ना ही अटेंटिवली टीचर पढ़ा सकता है, ना ही स्टूडेंट जो है अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब है कि उस दौरान जिस वक्त स्टूडेंट ज्यादा स्ट्रेंथ होगी तो उस कंडीशन में रैंडमनेस ज्यादा होगी, एंट्रोपी जो है वो ज्यादा इंक्रीज होगी, और जिस वक्त नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो उस कंडीशन में रैंडमनेस कम होगी, जिसकी वजह से एंट्रोपी जो है वो भी कम होगी। अब यहाँ पर हमारे पास 3 मोल है, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट में 1 मोल हासिल होता है। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन के दौरान एंट्रोपी जो है क्या हो रही है, डिक्रीज या इंक्रीज? सर कम, डिक्रीज हो रही है। और इसका मतलब है कि डेल्टा एस की वैल्यू प्लस में होगी या माइनस में होगी? सर नेगेटिव। नेगेटिव में। सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह का न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हो ना? जी सर। यस सर। और इसके साथ ही आप लोगों का ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। ये कोई सर क्लास कंफ्यूजन लीव नहीं कर है? सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है। टाइम कितना हो गया? सर 9:08 हो गए। 8 मिनट हो गए, इसका मतलब है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा नहीं सकते। चलें अटेंडेंस लगा लेते हैं वो स्टूडेंट के जो स्टार्टिंग में नहीं थे, उसके बाद फिर जो है क्लास एंड करते हैं। ये आप लोगों के पास स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस की एग्जांपल है कि अगर आप लोगों के पास डेल्टा जी की वैल्यू जो है लेस देन 0 हो, यानी कि नेगेटिव फॉर्म में हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर आप लोगों के पास डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेज में होगा, ना ही वो नॉन स्पॉन्टेनियस उसको कह सकते हो, ना ही आप लोग उसको स्पॉन्टेनियस कह सकते हो।
और अगर आप लोगों के पास डेल्टा जी की वैल्यू प्लस में हो तो इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो इसके साथ ही आप लोगों को ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। जी अज़का, अज़का है क्लास में? अज़का के बाद हसनैन सईद। प्रेजेंट सर। हसनैन सईद के बाद काशिफ खान। काशिफ खान के बाद है नूर सरोश। प्रेजेंट सर। ओके, नूर सरोश की होगी अटेंडेंस। इसके बाद सिदरातुल मुंतहा। सिदरा है? सिदरा ये इज सर एब्सेंट। मीटिंग में है। कहाँ पर है? अगर होगी तो ना होने के बराबर है। सर उसके माइक का इशू है। सर मेरे माइक का इशू है। अच्छा, माइक का इशू है, फिर भी आपकी आवाज आ रही है सिदरा। सर पहले नहीं आ रही थी, मैं काफी देर से ट्राई कर रही थी। ओके सिदरा, आपके अटेंडेंस लगा दी मैंने। सैयदा फातिमा जबीन। यस सर प्रेजेंट। इस क्लास में काशिफ खान एब्सेंट है और इसके साथ अज़का जो है वो एब्सेंट है, बाकी स्टूडेंट जो है वो प्रेजेंट है। सर जी नंबर। सर वो आप गाफरा को बुला रहे थे ना, तो उसकी तबीयत नहीं ठीक, वो हॉस्पिटल है, इसलिए वो जवाब नहीं दे सकी आपको। वो कह रही मैं आपको बता दूँ। कोई बात नहीं है, हो जाता है सर। और अपना से कहें मेडिकल की कोई जरूरत नहीं है। जी जो आज पढ़ा है इसमें से अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो, और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का क्विज होगा। इस चैप्टर का सर? सर क्विज का सिलेबस बता दें। कंप्लीट चैप्टर कर लें या इसमें से कम कर लें? सर आप हाफ नौ से हाफ कर कम लें। कर। हाफ कितना कर लें? हाफ कर लें सर, अच्छा हो जाएगा। सर टोटल स्लाइड्स कितनी है? बनती हैं 47। सर इसका हाफ कर लेंगे। 47 23 या 24 बनती है। 25 कर लें सर, यहाँ पे सर टॉपिक एंड होता है वहाँ तक करवा दें। 25 तक कर लेते हैं, बल्कि सर। इसमें 25 पर इंथैल्पी और रिलेशनशिप आता है। 6 की इस टॉपिक पर 26 तक कर लेते हैं। सर ठीक है, एक्सपेंशन वर्क तक कर दें, फिर अगला अलग टॉपिक है। तो ऐसे में ये है ना कि फिर आगे आपका फिर दोबारा से सिलेबस आगे चला जाएगा, फिर फर्दर क्विज होगा तो उसमें फिर ये मैनेज ही नहीं होगा, फिर आगे वाला सिलेबस और पीछे वाला सिलेबस में से कम करना पड़ेगा। देख लो एक्सपेंशन वर्क तक कर लेते हैं। जी सर यहीं तक ठीक है। ठीक है, 21 स्लाइड तक आप लोगों का क्विज होगा। ठीक है जी सर सर क्विज ठीक है। कब है? ठीक है सर। क्विज नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जो आप लोगों की क्लास मंडे को है। यस सर।
ठीक है ओके जी सर ओके ठीक सर ठीक है अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज सर अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।